नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं ललित यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 पर। दोस्तों, आज हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं जिसमें हम इकोनॉमी पढ़ेंगे। जिसमें यानी कि कोई भी बच्चा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो इकोनॉमी पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए हमने इकोनॉमी की एक सीरीज स्टार्ट की है। तो वो अड्डा 24/7 ऐप के अलावा आपको जो हमारा चैनल है जीएस चैंपियन अड्डा 24/7, उस पर भी सारी क्लासें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो ये हमारा सफलता बैच है जो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, और इस पर इससे रिलेटेड आपको सारी प्लेलिस्ट मिलने वाली है, सारी वीडियो मिलने वाली है इकोनॉमी की। यानी कि जहां जहां भी इकोनॉमी पूछी जाती है वो सबके लिए यूजफुल होने वाली है, और बेसिक से इसको पढ़ेंगे और अच्छे खासे लेवल तक पढ़ेंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन है वो बाहर ना जाए। ठीक है, इसके अलावा हम एक प्लेलिस्ट और शुरू करेंगे जिसमें इकोनॉमी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, धमाकेदार शुरुआत करने वाले हैं। उसमें हम चाहे वो रेलवे, कोई भी एसएससी का बच्चा है, सीजीएल, सीपीयू, स्टेनो, एमटीएस, सिलेक्शन, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या कोई भी बड़े एग्जाम उसकी तैयारी कर रहा है, उस सब के लिए यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो सारी क्लास हम यहाँ पर अटेंड करेंगे। और अड्डा 24/7 के अलावा जो हमारी क्लासेस है वो एक हमारा और चैनल है जिसका नाम है, हमारे एक चैनल है जिसका नाम है जीएस चैंपियन। उस पर भी आपको सारी क्लासेस मिलने वाली हैं। ठीक है, जीएस चैंपियन अड्डा 24/7। ठीक है, इस पर आपको क्लास मिलेगी, एक पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में आपको डेली वीडियो मिलेगी, लाइव भी मिलेंगी, और लाइव के साथ साथ कुछ रिकॉर्डेड भी होंगे। तो इस पर आप आके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी वीडियो है वो सारी यहाँ मिलने वाली हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, सिलेबस क्या है, इन सब के बारे की अगर हम बात करें, तो हम सिलेबस की बात करें अपना, तो सबसे पहले इसमें हम अपने इंट्रो के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसका इंट्रो क्या है। ठीक है, यानी कि इकोनॉमी जो है जिसे हम पढ़ेंगे उसके इंट्रो के बारे में पढ़ेंगे। जो फिर उसका दूसरा टॉपिक होगा वो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था होगा। ठीक है, तीसरे टॉपिक की बात करें तो आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि, यानी कि जीवन में लोगों के कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, उनकी शिक्षा में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, लाइफ स्टाइल में, खान पान में, और जीडीपी, उनकी जीएनपी, इन सब चीज़ें, पर कैपिटा इनकम कैसा क्या, उन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि राष्ट्र की आय, देश की आय कितनी है, कैसे क्या है, कैसे निकालते हैं, जीडीपी कैसे निकालते हैं, जीएनपी कैसे निकालते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मुद्रा क्या होती है, कैसे ये प्रचलन में आई, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। मुद्रा आपूर्ति क्या होती है। ठीक है, एक टॉपिक हमारा ये है। जो 6 चैप्टर वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे काम करती है और ये कब स्टेबलाइज, यानी इसके जो काम काज है उन सब के बारे में अच्छे से डिटेल से जानेंगे। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग टॉपिक है, बैंकिंग को पढ़ेंगे। डिजिटल करेंसी, यानी कि डिजिटल बैंकिंग कौन कौन सी है, कैसे काम करती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। 9वां टॉपिक है मौद्रिक नीति यानी जिसमें पढ़ेंगे मौद्रिक नीति क्या होती है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट वगैरह, जो कुछ भी चीजें वो चीजें हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे भारतीय वित्त बाजार। ठीक है, भारतीय वित्त बाजार यानी कि जो सरकारी हुंडी है या जो पैसे का लेन देन होता है वो बाजार में कैसे होता है। शेयर मार्केट के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद, यानी कि शेयर मार्केट क्या है, उसमें वो पैसे कैसे इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, बॉन्ड कैसे खरीदे जाते हैं, शेयर कैसे बाजार में मतलब कैसे शेयरों को बाजार में लगाया जाता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद भुगतान संतुलन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि दृश्य बाजार क्या होता है, अदृश्य बाजार क्या होता है, और भारत का फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह क्या, इन सब के बारे में, यानी कि भुगतान संतुलन और विदेशी निवेश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, यानी कि पॉवर्टी क्या होती है, इसे कैसे निकाला जाता है, ये कितने प्रकार की होती है, तो गरीबी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बेरोजगारी, यानी कि जैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं, यानी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी तरह की होती है, बेरोजगारी मतलब कितनी तरह की होती है, स्वैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है, मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, उसके छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है, इन सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रम, यानी कि गरीबी को कैसे खत्म किया जा सकता है, उसके लिए कितने रोजगार चलाए गए, कैसे कैसे इन चीजों में इंप्रूवमेंट किया गया, कैसे कैसे गरीबी को दूर किया गया, इन सब के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक होगा महंगाई, यानी कि इन्फ्लेशन क्या होता है। ठीक है,
महंगाई कैसे बढ़ती है, इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद आर्थिक नियोजन के बारे में जानेंगे, यानी आर्थिक नियोजन कैसे शुरू हुआ था। आर्थिक नियोजन के अलावा पंचवर्षीय योजनाएं कैसे बनती, नीति आयोग क्या है और योजना आयोग क्या है, इन सब के बारे में हम अच्छे से डिटेल से चीजें जानेंगे। ठीक है, उसके बाद बजट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय बजट को तैयार कौन करता है, कैसे तैयार किया जाता है, वर्तमान में बजट कितना है, यानी इसके बारे में, बजट के बारे में चीजें हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, बजट हो गया। बजट के बाद की हम बात करें तो टैक्सेस, यानी कि जो कर हैं, टैक्सेस कैसे सरकार लगाती है, किस किस पर लगाती है, इनकम टैक्स किस पर लगाती है, कस्टम ड्यूटी किस पर लगाती है, जीएसटी कब शुरू हुई थी, कैसे कैसे ली जाती है और किस पर कितनी जीएसटी वगैरह लगाई जाती है, इन सब के बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है, यानी कि टैक्सेस। उसके बाद एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के बारे में, कृषि के बारे में हम जानेंगे। कृषि में कैसे कैसे सुधार किए गए, कौन कौन सी क्रांतियां आई और भारत कृषि के क्षेत्र में, अनाज के क्षेत्र में, दूध के क्षेत्र में, इन सब पर कौन कौन सी स्थान पर है और कैसे कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया था, कौन कौन सी क्रांतियां आई थी। ठीक है, यानी कृषि के बारे में जानेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक है उद्योग, यानी कि इंडस्ट्री। उद्योग कैसे स्टेबलाइज किए गए, कौन कौन सी औद्योगिक क्रांतियां आई थी और उद्योग में कैसे भारत ने अपना एक उच्च स्थान प्राप्त किया है और उसमें काफी इंप्रूवमेंट किया है। ठीक है, तो हम इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे, उद्योगों के बारे में जानेंगे। उसके बाद सारी क्रांतियां, यानी कि उद्योग के लिए कौन सी क्रांति आई थी, कृषि के लिए कौन सी क्रांति आई थी और भी जो अलग क्रांति हैं, वो क्रांति, जितनी भी क्रांति हैं उन सबको डिटेल में जानेंगे, चाहे वो उद्योग से रिलेटेड हो, चाहे वो कृषि से रिलेटेड हो, या इन दोनों से ही अलग कोई क्रांति हो, तो उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। इसे क्यों लाया गया था, क्या उद्देश्य था, किसके द्वारा स्टेबलाइज किया गया, कब लाया गया, यानी कि सारी चीजें, क्रांतियों के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेंसस। ठीक है, क्या है सेंसस, यानी कि जनगणना। जनगणना के बारे में जानेंगे कि अभी तक कितनी जनगणना हो चुकी है, 2011 की अकॉर्डिंग कितनी पॉपुलेशन है, कितना लिंगानुपात है, कितना घनत्व है, इन सब के बारे में यानी चीजें डिटेल से जानेंगे हम जनगणना के टॉपिक को। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अंतरराष्ट्रीय संगठन। कौन सा होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम जानेंगे कि जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, यानी कि विश्व बैंक हो गया, WEF हो गया, सार्क हो गया और उसके साथ साथ यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, ये कैसे काम करते हैं, ये क्यों बनाए गए थे, इनके कारण क्या, उद्देश्य क्या थे, कब इनको स्टेबलाइज किया गया था, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। तो जितने भी हमारे अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं उन सारे संगठनों के बारे में हम अच्छे से डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो हाँ, जो हमारे टॉपिक हैं सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इसमें, और आई होप ये चीजें आपको यूजफुल होंगी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि डिटेल से चीजें हम जानेंगे, लाइव पढ़ेंगे और उसके बाद डाउट भी रखेंगे, डाउट सेशन भी रखेंगे। अगर कोई भी किसी भी को बच्चे को डाउट हो रहा है तो वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, उसके हम नंबर भी दे देंगे या वो कमेंट भी कर सकता है, उसमें भी हम चीजों को देख के एक सेशन भी लगाएंगे। ठीक है, और इन सब के साथ साथ हम एक प्ले लिस्ट और शुरू करेंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, चाहे वो MTS के, SSC के किसी भी पेपर के हों, रेलवे के हों या वनडे एग्जाम के हों, जहां जहां इकोनॉमी पूछी जाती है उन सब के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी साथ साथ में करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले हमारा टॉपिक था वो था इंट्रो। कौन सा था, इंट्रो, यानी क्या इसके बारे में जानेंगे, यानी कि परिचय क्या है। अब सबसे पहले क्या है कि यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होती है कि जो हमारा सिलेबस है उसमें हमें अर्थशास्त्र पढ़ना है या अर्थव्यवस्था पढ़ना है, यानी कि इकोनॉमिक्स पढ़नी है या इकोनॉमी पढ़नी है। ठीक है, तो इस डाउट की अगर मैं बात करूं तो हमारी दो चीजें होती हैं, एक होता है अर्थशास्त्र और एक होती है अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्या एक होता है अर्थशास्त्र और एक होती है अर्थव्यवस्था। अब सर इन दोनों में अंतर क्या है, हमारे सिलेबस में कौन सा है, हमें पढ़ना क्या है और चीजें हमें कौन से टॉपिक से चीजें पूछी जाएंगी, तो उन्हीं की अगर हम बात करें तो देखो, अर्थशास्त्र से आपको समझ में आ रहा हो, शास्त्र, शास्त्र का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। शास्त्र का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। तो जब किसी भी सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर थ्योरी होती है, क्या होती है, थ्योरी। थ्योरी के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ये क्या है, इकोनॉमिक्स है। एक मिनट में लिख देता हूं, क्या है, इकोनॉमिक्स।
इकोनॉमिक्स, यानी आपको इसी वर्ड से समझ में आ रहा होगा, जब सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। सिद्धांत क्या होते हैं? सिद्धांतों की बात करें तो एक तरह से वो रूल रेगुलेशंस की तरह ही होते हैं, तो उसमें थ्योरी में दिए होते हैं, उन सिद्धांतों का प्रयोग करके हम प्रोडक्शन करते हैं, कंजप्शन करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं। उनका जो व्यवहारिक रूप होता है रूल्स रेगुलेशन का, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो अर्थशास्त्र क्या होता है, यानी कि सिद्धांतों का अध्ययन। ठीक है, सिद्धांतों का जो अध्ययन होता है उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, यानी कि सिद्धांतों का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, अगर मैं इन सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप की बात करूं, यानी इनको फॉलो किया जाए, तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, यानी कि सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप। व्यवहारिक रूप मतलब इनको फॉलो किया जाए, इन सिद्धांतों को, तो जो प्रोडक्शन होगा, कंजप्शन होगा, यानी उत्पादन होगा, उपभोग होगा, निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहेंगे, यानी कि इकोनॉमी कहेंगे। क्या कहेंगे? इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी कहेंगे, यानी कि सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप। सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप, इसे हम फ्लो ऑफ मनी भी बोल सकते हैं, यानी फ्लो ऑफ मनी। क्या? फ्लो ऑफ मनी। फ्लो ऑफ मनी इज कॉल्ड इकोनॉमी। क्या हो जाएगा? फ्लो ऑफ मनी इज कॉल्ड इकोनॉमी, और स्टडी ऑफ प्रिंसिपल इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो जो अर्थशास्त्र है वो एक थ्योरी है जिसमें हम सिद्धांतों को पढ़ते हैं। और अर्थव्यवस्था क्या है कि यहाँ पर क्या है कि फ्लो हो रहा हो, मनी का फ्लो हो रहा हो, तो उसे हम इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, इकोनॉमी क्या होती है, यानी कि फ्लो हो रहा हो मनी का, और इकोनॉमिक्स क्या होती है, जब थ्योरी का अध्ययन कर रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो हमारा जो टॉपिक है, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमें पढ़ना है, वो हमें अर्थव्यवस्था पढ़ना है। हम अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, जिसमें सारे टॉपिक हमें मिलने वाले हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, टैक्सेस हो गया, बजट हो गया, ये जो जितने भी टॉपिक हैं वो अर्थव्यवस्था में, और जो हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है वो अर्थव्यवस्था पढ़ना है। ठीक है, यानी कि अर्थशास्त्र हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमें नहीं पढ़ना है, हमें अर्थव्यवस्था पढ़ना है। बट इसका थोड़ा सा इंट्रो भी जानेंगे, क्योंकि क्या है, इससे रिलेटेड चीजें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो हम अर्थशास्त्र का थोड़ा सा इंट्रो जानेंगे, उसके बाद में आगे हम इकोनॉमी पढ़ेंगे, जिसमें गरीबी टॉपिक हो गया, महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, टैक्सेस हो गया, यानी कि जो सिलेबस हमने देखा था वो हमारा इकोनॉमी में था, इकोनॉमिक्स में नहीं था। अब आपको ये चीज समझ में आई होगी कि अर्थशास्त्र है वो सिद्धांतों का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। और जो फ्लो ऑफ मनी होता है, यानी कि पैसे का लेन देन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, या देश में जो चीजें, देश की जो चीजें, उनमें पैसे का फ्लो चल रहा है। जस्ट लाइक एज आपने मुझे पैसे दिए एज ए टीचर, अब मैंने वो पैसे मान लो किसी दुकान वाले को दिए, कपड़े वाले को दे दिए, कपड़े वाले ने मान लो फल वाले को दे दिए, फल वाले ने किसी डॉक्टर को दे दिए, डॉक्टर ने वकील को दे दिए, वकील ने मुझे दिया। क्या है? पैसे का एक लेन देन हो रहा है। तो जब पैसे का लेन देन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो रहा है, या कोई चीज खरीदने के थ्रू हो रहा है, तो पैसे का जो लेन देन है वो अर्थव्यवस्था कहलाता है। और पैसे के लेन देन के जो सिद्धांत हैं, एक तरह से रूल्स की अगर हम बात करें, तो उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, अगर हम अर्थशास्त्र के इंट्रो की बात करें तो अर्थशास्त्र एक यूनानी शब्द ओकोनोमिया से लिया गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र की अगर मैं बात करूं, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके इंट्रो की मैं बात करूं तो इसका इंट्रो थोड़ा सा हम जानेंगे। इसे कि यूनानी शब्द से लिया गया है, यूनानी शब्द से बना है। ठीक है, अर्थशास्त्र यूनानी शब्द, अर्थशास्त्र यूनानी शब्द ओकोनोमिया से बना है बेटा। ठीक है, किससे बना है? ओकोनोमिया, ओकोनोमिया से बना है। अर्थशास्त्र यूनानी शब्द ओकोनोमिया से बना है। ठीक है, अगर मैं अर्थशास्त्र की बात करूं तो अर्थशास्त्र भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। वो दो शब्द कौन कौन से? एक है अर्थ, एक कौन सा? अर्थ, और दूसरा क्या है? शास्त्र। कौन सा है? शास्त्र। अगर अर्थ की बात की है तो अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब क्या होगा? मनी, यानी कि धन।
क्या बोलते हैं उसे हम? धन। और शास्त्र की बात करें तो इसे क्या बोलेंगे हम? स्टडी। क्या बोलेंगे? स्टडी यानी कि अध्ययन। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसे? अध्ययन। यानी कि सीधी सी बात ये हुई कि धन का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, यानी कि धन का जो अध्ययन होता है वही अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, क्या होता है? अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? यानी कि स्टडी ऑफ मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, यानी कि धन का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। गॉट इट? अगर हम चीजों की बात करें तो देखो, मैंने ये भी आपको परिचय दिया था। क्या दिया था? अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र का परिचय क्या दिया था मैंने? यानी कि एक ओकोनोमिया वर्ड से बना है। ओको का मतलब होता है डोमेस्टिक, यानी कि घरेलू। ओको का मतलब क्या होता है? दो शब्द, मैंने दो शब्द, एक शब्द से बताया ओकोनोमिया। ओकोनोमिया की बात करें तो ये दो वर्डों से मिलकर के बना है। एक होता है ओइको, दूसरा होता है नोमोस। ओइको का मतलब क्या होता है? घरेलू यानी कि डोमेस्टिक। नोमो एक, और दूसरा शब्द होता है नोमोस। नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन करना। ठीक है, इन किससे बना है? ओकोनोमिया। किस ओकोनोमिया? दो वर्डों से मिलकर बना है, एक ओइको हो गया, दूसरा नोमोस हो गया। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या है? यानी कि धन का अध्ययन, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था, यानी कि स्टडी ऑफ मनी यानी कि स्टडी ऑफ वेल्थ इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है, धन का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। गॉट इट? ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, यानी कि स्टडी ऑफ मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। गॉट इट? अगर हम नेक्स्ट बात करें आगे, तो अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र की बात करने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम था आचार्य चाणक्य। ये भारत के रहने वाले थे। इन्हें भारतीय अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले अर्थशास्त्र की किताब लिखी थी। ठीक है, इनकी जो किताब का नाम था वो अर्थशास्त्र। ये भारत के रहने वाले थे और इन्हें भारतीय अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इनकी अगर पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक कौन सी थी? अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्र ही नाम था, इकोनॉमिक्स नहीं था, अर्थशास्त्र। इन्होंने जो किताब लिखी थी उस किताब का जो संबंध था वो राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, तथा न्याय यानी कि जस्टिस आदि से रिलेटेड थी। यानी कि किताब का नाम था अर्थशास्त्र, बट उसमें धन से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स दिए गए थे या जो भी चीजें मनी से रिलेटेड होनी चाहिए वो चीजें नहीं थी। यानी कि उसमें क्या था? यानी कि पॉलिटी के बारे में दिया था, एग्रीकल्चर के बारे में दिया था, जस्टिस के बारे में दिया था, लेकिन उसमें जो चीजें होनी चाहिए वो चीजें नहीं थी। तो अर्थशास्त्र की किताब थी वो आचार्य चाणक्य ने लिखी। आचार्य चाणक्य को भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, इनकी किताब की अगर हम बात करें तो इनकी किताब का संबंध था वो राजव्यवस्था, कृषि, पॉलिटी आदि से था। ठीक है, लेकिन बदलते समय में, बदलते युग में एक और अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की किताब लिखी। उनकी जो किताब थी द वेल्थ ऑफ नेशन, जो उन्होंने 1776 में लिखी थी, उस किताब का जो संबंध था वो धन के विज्ञान से ही था। यानी कि धन से रिलेटेड चीजें ही उस किताब में दी गई थी। तो उन्होंने ये किताब लिखी थी, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि एडम स्मिथ। यानी एक और इकोनॉमिस्ट हुए जिनका नाम था एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ की बात करें तो ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इन्हें विश्व अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है इन्हें। किसको? एडम स्मिथ को। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इनकी एक किताब का नाम क्या था? द वेल्थ ऑफ नेशंस। इनकी जो किताब थी उसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस, जो इन्होंने 1776 में लिखी थी। इस किताब का जो संबंध था वो किससे था? धन के विज्ञान से, यानी कि साइंस, धन के विज्ञान से थी। ठीक है, धन के विज्ञान से इस किताब का संबंध था। यानी कि कौन हुए? आचार्य चाणक्य हुए, एक हुए एडम स्मिथ। आचार्य चाणक्य थे वो भारतीय अर्थशास्त्र के जनक थे। एडम स्मिथ थे वो विश्व अर्थशास्त्र के जनक थे। आचार्य चाणक्य की जो किताब थी उसका नाम था अर्थशास्त्र। एडम स्मिथ की जो किताब थी उसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, एडम स्मिथ थे स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, आचार्य चाणक्य थे वो भारत के रहने वाले थे। एडम स्मिथ की बात करें तो इनकी जो किताब थी उसका संबंध किससे था? धन से रिलेटेड था, क्योंकि जो किताब थी वो अर्थशास्त्र की थी, तो ये धन से रिलेटेड थी। बट एक अर्थशास्त्री यानी आचार्य चाणक्य जी थे, उनकी जो किताब थी वो कृषि से रिलेटेड थी, राजनीति से थी, न्याय से थी, उसमें सारे सिद्धांत दिए गए थे। ठीक है, ये प्रॉपर थी वो इकोनॉमिक्स से थी। उसके बाद क्या है कि एक और इकोनॉमिस्ट हुए जिनका नाम था रैगनर फ्रिस्क। रैगनर फ्रिस्क ने इकोनॉमिक्स को दो भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, एक थी माइक्रो इकोनॉमी, एक थी मैक्रो इकोनॉमी, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। इन्होंने इकोनॉमी को दो भागों में डिवाइड तो किया, बट इन्होंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया था।
ठीक है। इन्होंने यानी कि रैगनर फ्रिस्क नाम के व्यक्ति हुए, इन्होंने अर्थशास्त्र को यानी कि इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था इकोनॉमिक, एक था व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा था समष्टि अर्थशास्त्र। अगर मैं समष्टि अर्थशास्त्र की बात करूं तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, यानी कि जब किसी भी बड़ी इकोनॉमी के बारे में अध्ययन करना होता है तो उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, नहीं कि जब छोटी इकोनॉमी के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है। यानी कि रैगनर फ्रिस्क हुए, उन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, कौन हुए, रैगनर फ्रिस्क, इन्होंने अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में विभाजित किया। वो दो शाखाएं कौन कौन सी थी, एक था व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा था समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमी और दूसरा क्या था, मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, अब इन्होंने उसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स को दो भागों में तो डिवाइड कर दिया, बट इन्होंने ये नहीं बताया कि माइक्रो इकोनॉमी क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, इन्होंने ये नहीं बताया कि माइक्रो इकोनॉमी क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमी क्या होती है। तो फिर इस अर्थशास्त्र को एक्सप्लेन करने के लिए एक और इकोनॉमिस्ट हुए, यानी कि माइक्रो इकोनॉमी को जो एक्सप्लेन किया था वो एडम स्मिथ जी ने किया था, और माइक्रो को जो एक्सप्लेन किया था वो जे.एम. कीन्स ने किया था, यानी कि जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, किसने किया था, एडम स्मिथ ने किया था माइक्रो इकोनॉमी को एक्सप्लेन। और इस अब जो माइक्रो इकोनॉमी थी यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये क्यों लाई गई थी, इसका मतलब उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि यानी कि जो छोटे स्तर की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, यानी कि जहां पर पैसे का लेन देन मिनी स्केल में हो रहा है, छोटे स्तर पर हो रहा है, जैसे मान लो एक फैमिली की इनकम है, एक व्यक्ति की इनकम है, या वो डेली किसी भी चीज की क्या है कि लेबर के थ्रू कर रहा है, किराया दे रहा है, कहीं से भी उसकी इनकम हो रही है, यानी कि छोटे स्तर पर पैसे का लेन देन हो रहा है, तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि छोटे स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमी कहलाता है, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो एक व्यक्ति की है, यानी कि एक कोई व्यक्ति है जो पैसे को जनरेट कर रहा है, यानी कि पैसे की इनकम जनरेट कर रहा है, या एक फैमिली है, या एक कंपनी है, या कोई एक छोटा सा ग्रुप है, यानी कि जहाँ पैसे बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर नहीं, छोटे स्तर पर है। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति की आय हो गई, एक परिवार की आय हो गई, कंपनी की आय हो गई, किराया कहीं से आ रहा है उससे उसकी इनकम जनरेट हो रही है, या कोई एक छोटी सी कंपनी मजदूरी कोई व्यक्ति कर रहा है, तो ये किस में आएगी, माइक्रो इकोनॉमी में आएगी। ठीक है, यानी कि छोटे स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का जो अध्ययन, उसे हम माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमी के जनक कौन है, यानी कि इसके फादर कौन है, इसे एक्सप्लेन किसने किया था, एडम स्मिथ ने इसको एक्सप्लेन किया था। छोटे स्तर पर इन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगर हम मैक्रो इकोनॉमी की बात करें, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें, तो समष्टि अर्थशास्त्र के जो फादर है, यानी कि इसको जो एक्सप्लेन किया था, इसके जो जनक है वो कौन है, जॉन मेनार्ड कीन्स, जिन्हें हम जे.एम. कीन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन थे, जे.एम. कीन्स थे। तो जे.एम. कीन्स ने इसमें एक्सप्लेनेशन किया और बताया कि बड़ी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है वो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है, यानी कि बड़े स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का जब अध्ययन किया जाता है, यानी कि एक देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जा रहा है, या एक राज्य की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जा रहा है, या किसी देश की जो बेरोजगारी का स्तर है उस पर हम अध्ययन कर रहे हैं, या किसी देश की महंगाई के स्तर पर हम चीजों को माप रहे हैं, तो उसे हम बड़ी आर्थिक क्रियाओं के अंडर रखेंगे, यानी कि जिन्हें हम मैक्रो इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, यानी समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। यानी कि बड़े स्तर पर जब आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो संपूर्ण देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था, यानी कि जैसे भारत की अर्थव्यवस्था हो गई, अब भारत की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना है तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमी में रखेंगे। किसी राज्य की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना है तो हम उसे बड़े स्तर पर चीजों को रखेंगे, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में रखेंगे। मान लो मुझे एक राज्य की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना है, यूपी की मान लो करना है मुझे, या महाराष्ट्र की करना है, बिहार की करना है, दिल्ली की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना है, तो उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर रखेंगे। ठीक है, रोजगार का स्तर, यानी कि एक स्टेट है मान लो, अब स्टेट मान लो सपोज यूपी है, तो यूपी में कितनी बेरोजगारी है उसका मुझे अध्ययन करना है, या कितने लोगों को रोजगार मिल गया है, कितना पैसा रोजगार पर खर्च हो रहा है, या इतने लोगों को हम रोजगार दें तो कितना पैसा खर्च होगा, तो इसका जो अध्ययन होगा वो किस में रखा जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, या भारत की मान लो, पाकिस्तान की मान लो, अमेरिका की मान लो, ऑस्ट्रेलिया की मान लो, किसी भी देश की मान लो, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, या उस देश के रोजगार का स्तर है उसका अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, उसका वस्तुओं का कुल उत्पादन, यानी कि एक देश में वस्तुओं का कितना उत्पादन हो रहा है,
कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना कंजप्शन हो रहा है, उन सब का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र में रखते हैं। ठीक है, गॉट इट। ये चीजें हमें समझ में आई। यानी कि अर्थशास्त्र को एक्सप्लेन किसने किया था, यानी कि एक हमारे हुए आचार्य चाणक्य जी, भारतीय थे, यानी कि भारतीय अर्थशास्त्र के जनक थे। एक हुए एडम स्मिथ जो विश्व अर्थव्यवस्था के जनक हुए। एक हुए रैगनर फ्रिस्क ने अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं में डिवाइड किया था। ठीक है, वो कौन कौन सी थी, एक समष्टि अर्थशास्त्री, एक व्यष्टि अर्थशास्त्री, यानी कि माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी इन्होंने 2 ब्रांचेस में इसको डिवाइड किया था, बट इनको एक्सप्लेन नहीं किया था। तो यानी इसको एक्सप्लेन, जो माइक्रो इकोनॉमी थी इसको एक्सप्लेन एडम स्मिथ ने किया था, और जो मैक्रो इकोनॉमी थी उसे जेएम कीन्स ने एक्सप्लेन किया था। जो माइक्रो थी उसमें छोटे स्तर पर आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन की बात कही गई है, और समष्टि अर्थशास्त्र उसमें बड़े स्तर पर आर्थिक क्रियाओं के, एक मिनट माइक निकल गया, यानी कि बड़े स्तर पर जब आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि अर्थशास्त्र आपको समझ में आया होगा। यहां तक जो चीजें थी वो अर्थशास्त्र रिलेटेड थी। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था क्या होती है, यानी कि अर्थशास्त्र हमने पढ़ लिया, यानी कि जब प्रिंसिपल्स का जो अध्ययन है, यानी जो प्रिंसिपल्स की स्टडी है उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, और उसमें जो 3 इकोनॉमिस्ट हुए उन्होंने अपनी बातों को बताया। यानी अर्थशास्त्र था वो एक ओकोनोमिया वर्ड से बना था। ओकोनोमिया की बात करें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना था, एक वो था ओइको, दूसरा था नोमोस। ओइको का मतलब क्या था, ओइको का मतलब था मनी, यानी कि मैनेजमेंट से रिलेटेड, और जो एक नोमोस था, नोमोस का मतलब था मैनेजमेंट से रिलेटेड, और ओइको का मतलब था धन से रिलेटेड, यानी कि धन का जो अध्ययन होता है, यानी कि व्यवस्था होती है उसे हम ओकोनोमिया कहते हैं। ठीक है, अब आता है अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था क्या है, हमने अभी तक पढ़ा था अर्थशास्त्र, अब पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था। अब आगे जितने भी टॉपिक हैं वो सब इसी में आएंगे, अर्थव्यवस्था में, यानी कि इकोनॉमी में। ठीक है, आगे जितने भी टॉपिक हैं जिसमें हम मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे, बजट है, महंगाई है, बेरोजगारी है, आर्थिक नियोजन है, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो इन सारे टॉपिक के बारे में जो पढ़ेंगे वो सब अर्थव्यवस्था में आएंगे। ठीक है, किस में आएंगे, इकोनॉमी में। पहले हम क्या पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक्स, अब क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमी। यानी कि अब जितने भी टॉपिक होंगे आगे जो भी चीजें होंगी वो इकोनॉमी में आएंगे। गॉट इट। देखो ये चीज हमने समझ ली थी। अर्थशास्त्र एक थ्योरी है जिसमें सिद्धांत दिए गए हैं, जिससे हम एक तरह से रूल्स रेगुलेशन जैसे होते हैं बेसिक सिद्धांत होते हैं। ठीक है, तो उन्हें जब पढ़ते हैं उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। और अर्थव्यवस्था क्या होती है, रियलिटी, यानी कि रियलिटी में जो काम चल रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा है, या कहीं प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं कंजप्शन हो रहा है, कहीं उपभोग हो रहा है। ठीक है, तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था क्या होता है, यानी कि अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप अर्थव्यवस्था कहलाता है। ये डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी अभी बताई थी, थोड़ी देर पहले। क्या बताई थी, यानी कि अर्थशास्त्र का जो व्यवहारिक रूप होता है उसे, ठीक है, अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप अर्थव्यवस्था कहलाता है। यानी कि जो हमारा अर्थशास्त्र है उसके जो सिद्धांत हैं उस सिद्धांत को हम फॉलो करेंगे, उससे हम क्या है कि मनी मान लो जनरेट कर रहे हैं, या उन सिद्धांतों से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, या उन सिद्धांतों से हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या उन सिद्धांतों से हम कंजप्शन कर रहे हैं, यानी कि निवेश कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, एक और डेफिनेशन, एक डेफिनेशन ये हो गई, इसे नोट डाल के लिखना। अब ये तो नोट डाल के लिखना क्योंकि ये एक डेफिनेशन ये होगी। अब जो मेन डेफिनेशन वो हमारी क्या है, यानी कि वह संरचना जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। यानी कि आर्थिक गतिविधियां चल रही जो मैंने शुरुआत में बताई थी, यानी कि किसी ने मुझे पैसे दिए, मैंने वो मान लो अपने दोस्त को दे दिए, दोस्त ने मान लो कपड़े खरीद लिए, या किसी ने सब कपड़े वाले ने सब्जी खरीद ली, सब्जी वाले ने डॉक्टर को दे दिए, डॉक्टर वाले ने स्कूल वाले को दे दिए, स्कूल वाले ने मुझे दे दिए। तो यहाँ क्या पैसे का फ्लो चल रहा है, यानी संचालन हो रहा है, पैसे का संचालन हो रहा है। तो पैसे का जो संचालन है वो अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, यानी कि उत्पादन हो रहा हो, यानी कि प्रोडक्शन हो रहा हो, उपभोग हो रहा हो यानी कंजप्शन हो रहा हो, या निवेश हो रहा हो यानी कि इन्वेस्टमेंट हो रहा हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था कहेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन याद रखनी है आपको, यानी कि वह संरचना जिसके अंतर्गत सभी
आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है, लेन देन होता है, फ्लो होता है, फ्लो ऑफ मनी इज कॉल्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब वो अर्थव्यवस्था किसी भी देश की हो सकती है, भारत की अर्थव्यवस्था हो सकती है। अब जैसे भारत की अर्थव्यवस्था है, ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था हो सकती है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हो सकती है। ठीक है, पाकिस्तान में भी तो लेन देन होता होगा, पाकिस्तान में तो पैसे का फ्लो चल रहा होगा, तो वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हो सकती है। नेपाल की अर्थव्यवस्था हो सकती है। यानी कि यहां पर क्या है कि प्रोडक्शन हो रहा हो, लेन देन हो रहा हो, पैसे का फ्लो चल रहा हो, तो उसे हम अर्थ व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था हो गई, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हो गई, नेपाल की अर्थव्यवस्था हो गई, यानी कि पैसे का लेन देन हो रहा है किसी भी अर्थव्यवस्था का, वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। यानी कि अर्थशास्त्र का जो व्यवहारिक रूप होता है उसको फॉलो किया जाता है, तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब वो किसी भी देश की होती है, तो उदाहरण यहां भी दे रखे हैं, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था हो सकती है या अमेरिका की अर्थव्यवस्था हो सकती है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो सकती है। तो जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था होती है उसका जो व्यवहारिक रूप होता है, तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। गॉट इट, यानी कि इकोनॉमी कहते हैं। अब हम जानेंगे इकोनॉमी कितने तरह की होती है, कितने प्रकार की होती है। अगर हम अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करें तो इसका जो वर्गीकरण है वो मेनली 3 चीजों में किया गया है। यानी कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी के जो प्रकार है वो मेनली तीन तरह के होते हैं। यानी कि 3 में इसको वर्गीकरण किया गया है। वो 3 कौन कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेन रिलेशनशिप, यानी कि विदेशी संबंधों के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, यानी संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर। क्या होगा? संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, जो संसाधन है हमारे यहाँ पर उनका कौन कौन स्वामित्व कर रहा है? सरकार कर रही है या प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, या सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के उस पर अपना स्वामित्व कर रहे हैं। तो एक हुई संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द सोर्स, यानी कि सोर्स ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, एक हुई विकास की अवस्था के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये 3 तरह के होते हैं। एक होगा विदेशी संबंधों के आधार पर। ठीक है, पहला कौन सा हो गया? विदेशी संबंधों के आधार पर। दूसरा कौन सा हो गया? संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर। और तीसरा कौन सा हो गया? विकास की अवस्था के आधार पर। यानी कि जो प्रकार है अर्थव्यवस्था है वो 3 भागों में डिवाइड की गई है। ठीक है, अब जो विदेशी संबंध है वो 2 तरह के होते हैं। एक होती है खुली अर्थव्यवस्था और एक होती है बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी कि ओपन इकोनॉमी, और एक होती है क्लोज इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि अर्थ जो व्यवस्था है वो 3 तरह की होती है। यानी कि उसका जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया है। यानी पहला विदेशी संबंधों के आधार पर, दूसरा संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, और तीसरा विकास की अवस्था के आधार पर। अगर हम विदेशी संबंधों की बात करें तो ये विदेशी संबंधों के आधार पर 2 तरह की होती है। एक खुली अर्थव्यवस्था होती है और एक होती है बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगर हम संसाधनों के स्वामित्व के आधार की बात करें तो ये संसाधनों के आधार पर ये 3 तरह की होती है। एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ इकोनॉमी लिख लेना पीछे सबके। ठीक है, इससे क्या है कंफ्यूजन नहीं होगी। इकोनॉमी, ठीक है, इस पर भी लिख लेना इकोनॉमी। कौन सी? इकोनॉमी। और इस पर भी लिख लेना इकोनॉमी। यानी कि जो संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर होती है वो 3 तरह की होती है। एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा हमारा कौन सा है? विकास की अवस्था के आधार पर। विकास की अवस्था की बात करें तो ये 3 तरह की होती है। यानी विकसित अर्थव्यवस्था, एक होती है विकासशील अर्थव्यवस्था, और एक होती है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। यानी कि डेवलप्ड इकोनॉमी, दूसरी होती है डेवलपिंग इकोनॉमी, और तीसरी होती है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब ये क्या होती है? खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी और ये विकसित वगैरह क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करें विदेशी संबंधों के आधार पर,
किस पर? विदेशी संबंधों के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन फॉरेन रिलेशंस, यानी कि विदेशी संबंधों के आधार पर। विदेशी संबंधों के आधार पर ये कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है। एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी, एक होती है ओपन इकोनॉमी। अब क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी क्या होती है? क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जब एक देश दूसरे देश के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करता है, लेन देन नहीं करता है, तो उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? यानी कि कोई भी देश है, सपोज भारत है, भारत विश्व के साथ लेन देन कर रहा है। भारत क्या है कि अमेरिका के साथ में भी कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी कर रहा है, न्यूजीलैंड के साथ भी कर रहा है, यूरोपियन जितनी कंट्री उनके साथ लेन देन कर रहा है, अफ्रीकन जितनी कंट्री है उनके साथ लेन देन कर रहा है। लेकिन अगर भारत वहीं पर क्या है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ले करना बंद कर दे, इन्वेस्टमेंट दूसरे देशों में कर रहा है वो बंद कर दे, यानी कि अपने देश में न किसी को आने दे, न दूसरे देश में किसी को, दूसरे देश से किसी को ना आने दे, और खुद भी न दूसरे देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने आए, तो उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि हमारा किसी से लेन देन नहीं, खुद ही हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, खुद ही हम कंजप्शन करेंगे, खुद ही प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि चीजों को खुद बनाएंगे और खुद ही यूज करेंगे, किसी भी देश पर हम डिपेंडेंट रहेंगे ना, किसी देश को हम देंगे, तो उससे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, कौन सी कहते हैं? यानी कि बंद अर्थव्यवस्था, जिसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि क्या होता है, अगर इसकी हम बात करें तो अन्य देशों के साथ आयात निर्यात नहीं होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? यानी कि जब एक देश दूसरे देश के साथ में आयात निर्यात नहीं करता है तो उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, उद्देश्य, इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है? यानी कि इसे क्यों ऐसे बंद अर्थव्यवस्था रखा जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, कारण क्या है? यानी कि देश की सीमाओं के भीतर सभी चीजें उपलब्ध करना, यानी कि कराना, यानी कि खुद इन्वेस्टमेंट करना, खुद ही चीजों को बनाना और खुद ही चीजों का उपभोग करना, ये बंद अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है। हम किसी भी देश से न लेंगे न सामान दूसरे देश में भेजेंगे, तो उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, इसका एक पॉइंट डाल के लिखना है कि वर्तमान में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। यानी कि अभी जो वर्तमान की बात करें तो कोई भी ऐसा देश नहीं जो बंद अर्थव्यवस्था में है। तो सारे जितने भी देश, सारे देश आपस में लेन देन करते हैं, जितनी भी कंट्री है वो आपस में लेन देन करती हैं। कुछ यानी कि कुछ दिन पहले, यानी कि बिफोर लॉकडाउन, यानी कि लॉकडाउन से पहले बंद अर्थव्यवस्था में एक दक्षिण कोरिया नाम का देश था, यानी कि तानाशाह, किम जॉन उन तो सुना होगा ना, तो किम जॉन उन वाला था नहीं, उत्तर कोरिया। ठीक है, यानी कि उत्तर कोरिया, तो जो उत्तर कोरिया था वो इसके अंडर आता था, वो किसी के साथ लेन देन नहीं करता था। उत्तर कोरिया किसी के साथ लेन देन नहीं करता था, बट लॉकडाउन में उसको भी ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए उसने भी अपने देश की इकोनॉमी थी उसको ओपन कर दिया। वो पहले किसी के साथ लेन देन नहीं करता था। ठीक है, अब वो भी इसके बाहर निकल गया है, वो भी अर्थव्यवस्था जो बंद अर्थव्यवस्था है उससे बाहर निकल गया। अब इसमें कोई भी देश नहीं है, सारे देश एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं। ठीक है, अब आती है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था से पहले क्या है कि इसमें की मैं बात करूं बंद अर्थव्यवस्था 1991 से पहले भारत भी था। जो नई आर्थिक नीति आई थी 1991 में, तो उससे पहले भारत था, वो भी बंद अर्थव्यवस्था में था। भारत किसी भी देश के साथ लेन देन नहीं करता था। लेकिन 1991 में नई आर्थिक नीति है, उससे पहले देश पर संकट आया था। उस संकट के कारण भारत को इकोनॉमी अपनी खोलनी पड़ी थी, और बाहर की जो कंपनियां वगैरह थी या जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे वो भारत में उन्हें रास्ते मिले और वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। भारत ने भी दूसरे देशों में चीजें इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू किए थे। ठीक है, तो भारत पहले 1991 तक बंद अर्थव्यवस्था में आता था, बट 1991 के साथ बाद में खुली अर्थव्यवस्था में आने लगा। अब खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है? यानी कि एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो उसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि एक कंट्री जब दूसरे देश के साथ में लेन देन करती है, आयात करती है, निर्यात करती है, ठीक है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, तो उसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, यानी एक देश दूसरे देश के साथ में जब लेन देन करता है तो उसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें यानी व्याप्ति, यानी आधुनिक विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं इस श्रेणी में आती हैं। यानी कि सारे देश खुली अर्थव्यवस्था में आते हैं, सारे देश आते हैं, कोई भी देश नहीं ऐसा नहीं है जो बंद अर्थव्यवस्था में आते, सारे ओपन इकोनॉमी में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं? ओपन इकोनॉमी में। सब एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं, व्यापार करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, अब आगे की क्लास हम कल करेंगे, अभी हमारा टाइम यहीं पे खत्म हो रहा है। तो जो आगे हमारी क्लास है, जो हमारे टॉपिक हैं, वो हम कल फिर इसी टाइम पे करेंगे। ठीक है,
तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा जो टॉपिक है वो संसाधनों के स्वामित्व के आधार से शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। तो यही क्लास हम खत्म करते हैं अपनी। थैंक यू।